नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत में बैंकिंग का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक नया कानून आ रहा है जो पैसे रखने के तरीके से लेकर ये सुनिश्चित करने तक कि किसी की विरासत सुरक्षित है, सब कुछ बदलने वाला है। चलिए समझते हैं कि इन सब का क्या मतलब है। तो आखिर ये बड़ा बदलाव है क्या? इसे कहते हैं बैंकारी विधि संशोधन अधिनियम 2025। नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल आसान है। हमारे बैंकिंग नियमों को 21वीं सदी के हिसाब से अपडेट करना। आज हम समझेंगे कि नियम कैसे अपग्रेड हो रहे हैं, नॉमिनेशन के लिए नए विकल्प क्या हैं, बैंक खुद कैसे बदल रहे हैं, लावारिस पड़े निवेशों का क्या होता है, और सबसे ज़रूरी बात, इन सब का असल में मतलब क्या है। तो इस नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पुराने बैंकिंग नियमों पर कह सकते हैं थोड़ी धूल जम रही थी। सोचिए जरा, दुनिया डिजिटल हो गई है, लेकिन हमारे कुछ बैंकिंग कानून तो दशकों से वैसे के वैसे ही हैं। ये अधिनियम पारदर्शिता बढ़ाकर, शासन को मजबूत करके और आखिरकार हम सभी यानी जमाकर्ताओं और निवेशकों की बेहतर सुरक्षा करके उसी कमी को पूरा करता है। और ये बदलाव ऐसा नहीं है कि रातों रात हो रहे हैं। सरकार एक चरणबद्ध तरीका अपना रही है, जो अप्रैल में अधिनियम की अधिसूचना के साथ शुरू हुआ, फिर अगस्त में गवर्नेंस से जुड़े बड़े बदलाव लागू हुए और नवंबर में नए नॉमिनेशन नियम लागू होंगे। इससे बैंकों और ग्राहकों दोनों को ही इन बदलावों के लिए तैयार होने का समय मिल जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। हमारे पैसों का क्या होता है? नए नॉमिनेशन नियम किसी को भी अपनी संपत्ति पर पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण देते हैं। पहले क्या होता था? आमतौर पर सिर्फ एक नॉमिनी चुना जा सकता था। अब 4 तक चुन सकते हैं। ये संपत्ति योजना के लिए एक गेम चेंजर है, जो अपनी संपत्ति को ठीक उसी तरह विभाजित करने की आज़ादी देता है जैसा कोई चाहता है। और अब 2 शानदार नए विकल्प भी हैं। एक है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, जहां संपत्ति को कई लोगों के बीच प्रतिशत के आधार पर बांटा जाता है, और दूसरा है सक्सेसिव नॉमिनेशन, जहां उत्तराधिकारी की एक लाइन बनाई जाती है। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। नॉमिनी चुनें 4 तक, ये तय करें कि किसे कितना प्रतिशत मिलेगा, और बस ये सुनिश्चित करें कि ये 100% हो जाए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई विवाद नहीं, बस इच्छाओं का स्पष्ट निष्पादन। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है कि ये विकल्प कहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जहाँ डिपॉजिट अकाउंट्स में दोनों तरह के नॉमिनेशन की अनुमति है, वहीं सुरक्षित कस्टडी में रखी चीज़ों और सेफ्टी लॉकर्स के लिए सिर्फ उत्तराधिकार की एक लाइन यानी सक्सेसिव नॉमिनेशन ही सेट किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल बैंकिंग के बारे में नहीं है। ये कानून पर्दे के पीछे भी बड़े बदलाव ला रहा है, ताकि बैंक खुद ज़्यादा मजबूत बन सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें। एक बहुत बड़ा अपडेट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा में है। ये 1968 के बाद, सोचिए, पहली बार बदला गया है। ये नियम हितों के टकराव को रोकने के लिए है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक निदेशक उन कंपनियों को आसानी से कर्ज न दें जिनमें उनकी खुद की बड़ी वित्तीय हिस्सेदारी हो। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। पिछली सीमा सिर्फ 5 लाख रुपए थी, नई सीमा सीधे 2 करोड़। ये हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को दिखाता है और इन नियमों को आज के वित्तीय परिदृश्य में फिर से प्रासंगिक बनाता है। इसके अलावा दूसरे सुधारों में सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना शामिल है, ताकि ज्यादा स्थिरता मिल सके, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी ऑडिटर फीस खुद तय करने की अनुमति देना भी। इसका मकसद है टॉप टियर ऑडिटर्स को आकर्षित करना, जिससे बेहतर वित्तीय निगरानी हो और आखिरकार एक सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली बन सके। हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है ना, कोई पुराना सेविंग्स अकाउंट या कुछ शेयर जिनके बारे में हम बिल्कुल भूल ही गए हैं। तो उन लावारिस फंड्स का क्या होता है? ये अधिनियम उस समस्या का एक स्पष्ट और सुरक्षित समाधान देता है। प्रक्रिया को समझने से पहले मिलते हैं IEPF से, यानी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि। इसे सरकार द्वारा मैनेज किया जाने वाला एक बड़ा सेफ्टी नेट समझिए। जब निवेश और जमा लावारिस हो जाते हैं तो वे इस फंड में चले जाते हैं, जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तो ये काम कैसे करता है?
अगर कोई फंड 7 साल तक निष्क्रिय रहता है तो बैंकों को अब इसे IEPF में ट्रांसफर करना होगा। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, पैसा खोया नहीं है। मालिक या उनके उत्तराधिकारी अभी भी सीधे IEPF से इसका दावा कर सकते हैं। ये एक मानकीकृत प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि भूले हुए पैसे हमेशा के लिए गायब ना हो। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो इन सभी बदलावों का किसी की भी फाइनेंशियल सेहत के लिए असल में क्या मतलब है? ये कोड असल में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समराइज कर देता है। अधिक मजबूत, ये बेहतर बैंक गवर्नेंस है जिसके बारे में हमने बात की। ग्राहक केंद्रित, ये नए लचीले नॉमिनेशन नियम हैं। और ग्राहक सुरक्षा सर्वोपरि, ये लावारिस फंड के लिए IEPF सेफ्टी नेट है। ये सब एक साथ मिलकर एक बेहतर सिस्टम बनाते हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? संपत्ति पर अब कंट्रोल पहले से ज्यादा है। जिन बैंकों पर हम भरोसा करते हैं वो ज्यादा स्थिर हैं। भूले हुए फंड्स के लिए एक सेफ्टी नेट है और कुल मिलाकर भारतीय बैंकिंग अब वैश्विक मानकों के बराबर आ रही है। इन सभी नए टूल्स और सुरक्षा उपायों के साथ शायद अब अपनी खुद की बैंकिंग और नॉमिनेशन की समीक्षा करने का ये बिल्कुल सही समय है। क्या सारी व्यवस्थाएं अप टू डेट हैं? क्या वे किसी की इच्छाओं को दर्शाती हैं? ये नया कानून ये सुनिश्चित करने का एक आदर्श अवसर है कि सबका फाइनेंशियल घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो।